हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपका टॉपिक चल रहा है 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन, है ना, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन कल कवर कर लिए थे। तो जितने भी लोग चैनल पे हैं उनको मैं बता दूं कि हम डेली 100 क्वेश्चन करते हैं टॉपिक वाइज, और थंबनेल पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 200 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो हमारा ये एक सेकेंड, पाँव में कुछ लगा। और बैकग्राउंड जो नॉइज़ आ रहा है उसको इग्नोर मारिए, क्योंकि थोड़ा सा आज रूम से बाहर मैंने सोचा कि आज की क्लास कर लेते हैं। थोड़ा आज रूम में एकदम से पता नहीं क्यों गर्मी सी होने लगी है, और अब रूम बंद करके, है ना, क्लास करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। क्योंकि अभी ऐसा मौसम है कि ना बहुत अधिक गर्मी हो रही है, ना ही अब ठंड रह गई है। तो ना तो अभी उतना ज़्यादा हम फ़ैन या कुछ चला सकते हैं, तो मौसम अभी और बंद कर लो सारा तो गर्मी लगती है। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा खुले में क्लास को कर लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो नॉइस है वो ज़्यादा आएगी। तो चलिए इसको इग्नोर मारिएगा, मेरी आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा कि मैंने 100 क्वेश्चन कल कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम 101 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये क्लास आपकी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के लिए रन हो रही है, यानी चल रही है। और इसमें मैं आपको लेवल जो है आपका पीजीटी लेवल रहता है, टीजीटी लेवल है आपका क्वेश्चन आंसर्स का। तो अब तक के जितने भी स्टेट्स में टीजीटी पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज मिलेंगे। और अब तक हम 7 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और ये 8 नंबर टॉपिक आपका चल रहा है। तो सब में जितने भी क्वेश्चन हैं तो मैं ज़्यादा से कम में करा रही हूँ, यानी कि जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चन जिस टॉपिक से आए हैं वो आपके टॉपिक पहले कवर हो चुके हैं, और जिससे सबसे कम क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक आपके धीरे धीरे करके आप कवर अप होंगे। ठीक है, तो कुछ भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सारा कंप्लीट होगा। और 7 दिन आपकी क्लास आती है, संडे को भी आती है। और आज जो क्लास है ना, ये आपकी संडे को भी आती है शाम को 6 बजे। ठीक है, तो आज जो क्लास मैं अभी आपके लिए ये क्लास जो दे रही हूँ, ये स्पेशली मैं संडे को ही कर रही हूँ, तो जो आपको मिलेगी ट्यूसडे को। तो मेरा थोड़ा सा इधर शेड्यूल बिजी हो गया था, तो क्लास जो है पहले जो थोड़ा बहुत मैं रखती थी कि चलो आपको एक एक टॉपिक पूरा जो है ना आपको मिलता रहे और छूटे ना, तो मेरा सारा वो टूट चुका है। और बस कल की क्लास बची है, मतलब कल जो आपको क्लास मिली थी वो क्लास है, और आज की क्लास मैं अभी कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और कोशिश यही रहेगी कि होली में भी आपकी क्लासेस आती रहें, बाकी देखती हूँ, प्रॉमिस तो नहीं कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो 101 से हम कंप्लीट करेंगे और 200 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो 101 पे पहुँचते हैं, बातें बहुत हो गई हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 101। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे आज का क्लास और 200 पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। जस्ट अ सेकेंड। तो आज का पहला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन थे, हमें यहाँ पर ये देखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मानवता के लिए विश्व बंधुत्व की भावना का निर्माण, प्राचीन धर्मों, दर्शनों और विज्ञानों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है ईसाई धर्म सिद्धांतों की सर्वोच्चता की उद्घोषणा, प्रकृति के नियमों का अन्वेषण और मनुष्य में छुपी दैवी शक्तियों का विकास करना। तो यहाँ पर आपका आंसर सही होगा, मानवता के लिए विश्व बंधुत्व की भावना का निर्माण करना, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ साथ प्राचीन धर्मों, दर्शनों और विज्ञानों को बढ़ावा देना था, और साथ ही प्रकृति के नियमों का अन्वेषण और मनुष्य में छुपी दैवी शक्तियों का विकास करना भी। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1875 में मैडम HP ब्लैवात्स्की और कर्नल HS अल्कॉट ने न्यूयॉर्क, अमेरिका में की थी।
थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य है तुलनात्मक धर्म, दर्शन और विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन देना, जाति धर्म, नर और नारी, वर्ण तथा रंगभेद से रहित मानवता के लिए विश्व बंधुत्व का सजीव केंद्र स्थापित करना, प्रकृति के नियमों का अन्वेषण तथा मानव में अंतर्निहित दैवी शक्तियों का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनके स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए है, सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन आएगा, उसके बाद आएगा पूना सार्वजनिक सभा, फिर आएगी मद्रास महाजन सभा, फिर आएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो अब इनका कालक्रम देखेंगे। बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो आपका 26 अगस्त 1852 को स्थापित हुआ था दादा भाई नेरोजी, एम.जी. रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी यानी जी.वी. जोशी के द्वारा। ठीक है, मद्रास महाजन सभा का स्थापना आपका 1884 में हुई है एम.वी. राघवाचारी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, और यहाँ मैंने गलत पढ़ दिया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एम.जी. रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी ने की थी, और बॉम्बे एसोसिएशन की दादा भाई नेरोजी ने की थी, मैंने गलत पढ़ दिया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1885 में हुई फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और के.टी. टैलंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित कथन किसका है? तो ये कथन है आपका महादेव गोविंद रानाडे का। क्या है? सामाजिक मुक्ति की दिशा में हुई समस्त प्रगति अवस्था विधि से अनुबंध विधि में और परिवार और जाति व्यवस्था के नियंत्रणों से व्यक्ति की स्वेच्छा जनित स्व आरोपित नियंत्रणों में परिवर्तन का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये पढ़ तो सेम ही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, तभी पढ़ लेते हैं। महादेव गोविंद रानाडे भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, विद्वान और न्यायविद थे। उन्हें महाराष्ट्र का शुक्रात कहा जाता था। इन्होंने समाज सुधार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सामाजिक परिवर्तन के बारे में इनका कहना था कि सामाजिक मुक्ति की दिशा में हुई समस्त प्रगति अवस्था विधि से अनुबंध विधि में तथा परिवार और जाति व्यवस्था के नियंत्रणों से व्यक्ति की स्वेच्छा जनित स्व आरोपित नियंत्रण में परिवर्तन का सूचक है। ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा पारित निम्नलिखित सामाजिक विधानों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे भैया आंसर मैंने पहले ही देख लिया, डी है क्योंकि मुझे नहीं आता। डी है विनियमन थर्ड, रेगुलेशन थर्ड, जिसके द्वारा शिशुवध को एक हत्या घोषित किया गया था। फिर उसके बाद आई थिंक विनियमन है, रेगुलेशन जिसके द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में सती की अवैध घोषित किया गया। फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडोज रेमिज एक्ट है 15। अधिनियम 5 है जिसके द्वारा भारत में दास प्रथा को अवैध किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, DACB है। ठीक है, तो देख लो, शिशुवध को हत्या घोषित किया गया विनियम थर्ड के द्वारा 1804 में। सती प्रथा को अवैध घोषित किया था 1829 में, नियम था आपका 17। और भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1843 में, नियम 5 के तहत। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। 1795 में बंगाल नियम 21 एवं 1804 के नियम 3 से शिशु हत्या को साधारण हत्या की श्रेणी में लाते हुए प्रतिबंधित किया गया, परंतु अंतिम रूप से उन्मूलन हॉर्डिंग के द्वारा 1844-48 के बीच के शासनकाल में हुआ। विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा 1829 में, ठगी प्रथा 1830 में और नरबली प्रथा 1833 में अंत कर दिया गया। आगे चलकर एलनबरो के काल में दास प्रथा जो है वो 1843 को अवैध घोषित कर दिया गया और कैनिंग के काल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया है। नेक्स्ट है ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में पढ़ लेते हैं। सामाजिक सुधार और बौद्धिक जागरण के लिए उनके प्रयासों का मूलभूत सिद्धांत मानवता थी। वे प्राचीन शास्त्रों के पुनर्व्याख्या की प्रबोधपादकता में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट है आपका उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक देश शिक्षा के प्रसार के लिए अथक प्रयास किया और उन्होंने मानव समानता पर आधारित सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया। तो ऑप्शन आपका A, C और D राइट है। ठीक है, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर को बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक माना जाता है। उनके द्वारा किए गए मुख्य कार्य हैं कि उन्होंने विधवा विवाह कानून और नारी शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने सामाजिक सुधार और बौद्धिक जागरण के लिए मानवता के मूलभूत सिद्धांत को दिया। उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक देश शिक्षा के प्रसार के लिए काम किया। उन्हें मानव समानता पर आधारित सामाजिक सुधार के लिए गरीबों और दलितों का संरक्षक माना गया था। नेक्स्ट है आपके संगठन और संस्थापक। ठीक है, तो ऑल इंडिया किसान सभा की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी ने नहीं करी है, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने करी थी। ठीक है, आत्मी सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने करी है। ठीक है, तो ये देखो ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? तो यहाँ पर शाह अब्दुल अजीज नहीं जुड़े हैं, मोहम्मद कासिम ननौतवी जुड़े हैं, महमूद उल हसन जुड़े हैं और
रशीद अहमद गंगोही भी जुड़े हुए हैं। तो देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कौशिक ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा की गई थी। इस स्कूल की जो शुरुआत है वो 1866 से 67 में देवबंद सहारनपुर में की गई और इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करना था। विद्यालय के पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति को प्रतिबंधित करना, मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक और धार्मिक पुनरुद्धार करना और अंग्रेज सरकार के साथ असहयोग करना था। इस संस्था के नेता महमूद अल हसन ने संस्था के धार्मिक विचारों को राजनीतिक बौद्धिक रंग देने का प्रयास किया। शिबली नुमानी जैसे फारसी और अरबी के प्रख्यात विद्वान और लेखक भी देवबंद स्कूल के समर्थक थे। शाह अब्दुल अजीज देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट है, किसने कहा भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है? कौन है? अंबेडकर, विवेकानंद, रामास्वामी नायकर या महात्मा गांधी? तो आंसर होगा आपका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे और उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्र 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका जाने से पहले खेतड़ी के राजा के सुझाव पर नरेंद्रनाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। फरवरी 1896 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन भारतीय धर्म और दर्शन के प्रचार हेतु किया। पेरिस में 1900 में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया। इनका मानना था कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। इन्होंने शिक्षित समुदाय के लिए कहा कि मैं ऐसे शिक्षित लोगों को दोषी मानता हूं जो गरीब और भूखी जनता के पैसे से पढ़कर ही उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। इन्हीं सब कारणों से इन्हें 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं समाचार पत्रों में कौन सा पत्रिका समाचार पत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं है? तो ये है आपका जागृति। ठीक है, तो मूक नायक भीमराव अंबेडकर का है, बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर का है, साथ ही साथ जनता भी है। ठीक है, भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों यानी कि दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माता थे। उन्होंने 5 मराठी पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें मूक नायक 1920 में, जनता 1930 में, बहिष्कृत भारत 1927 में, समता 1928 में और प्रबुद्ध भारत 1954 में सम्मिलित है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता, सैनिक दल, डिप्रेस क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी नामक संगठनों का भी निर्माण किया है। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य के अनुयायियों ने 1862-63 में किसके विरुद्ध द महाराज लाइबल केस दायर किया था? तो ये किया था करसन दास मूलजी के द्वारा। द महाराज लाइबल केस 1861-62 में ब्रिटिश काल में बॉम्बे हाई कोर्ट में चलाया गया, जिसे जदुनाथ जी ब्रजरतन जी महाराज ने ये मुकदमा एक सुधारक और पत्रकार करसन दास मूलजी के विरुद्ध सत्यप्रकाश नामक समाचार पत्र में लेख के आधार पर किया था। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही नहीं है? तो पहला है, ये आस्था है कि ईश्वर एक है और उसका कोई रूप नहीं होता। मनुष्य की जातियों के उन्मूलन और विश्व बंधुत्व में विश्वास, हिंदू समाज में एक भिन्न संप्रदाय बनाने में विश्वास, या फिर सामाजिक प्रगति के आधार के रूप में मध्ययुगीन संतों की कृति को अंगीकार करने में विश्वास। तो इसका आंसर है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इनका एकेश्वरवाद में गहरा विश्वास था। इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह और जात-पात का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई। प्रार्थना समाज के सिद्धांत के विषय के रूप में सामाजिक प्रगति के आधार पर मध्ययुगीन संतों की कृति को अंगीकार करने में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है, शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये विवाह की आयु से संबंधित है। ठीक है, तो इरविन के समय में तृतीय अधिनियम शारदा अधिनियम आया, 1929 में पारित किया गया। इसमें लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम को पारित करने का विशेष प्रयत्न अजमेर निवासी डॉक्टर हरविलास शारदा ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संगठन है, एक संगठन है जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित महाराष्ट्र के पुणे में 43 शिक्षा प्रतिष्ठान चलाता है। ये 1884 में बनाया गया था। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में पहला उच्च शिक्षा संस्थान है। 24 अक्टूबर 1884 में स्थापित संस्थापकों में बाल गंगाधर तिलक, वामन शिवराम आमटे, गणेश अंगरकर और इनके धर। प्रश्नानुसार सही उत्तर सी है, लेकिन 1884 में दक्कन सोसाइटी की स्थापना पूना में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो ये विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो विलियम बेंटिक थे। इसने राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में सती प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म बंगाल में हुआ था।
सबसे पहले इन्होंने ही समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए कार्य प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी आपकी अवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवींद्रनाथ टैगोर ने की। ये बंगाल के निवासी थे। इन्होंने समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए। समाज सेवा ही इन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये की थी सर सैयद अहमद खान ने। 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी के कारण सरकार के द्वारा दमन से मुसलमानों की स्थिति छिन्न-भिन्न होने लगी। ऐसे समय में ही एक सैयद अहमद खान 1817 से 98 में पदार्पण हुआ। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्म समाज से संबंधित है। राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। ब्रह्मोपासना पुस्तक ब्रह्म समाज से ही संबंधित थी। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद की स्थापना और मूर्ति पूजा का विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक आपनी सभा से नहीं जुड़ा था? तो केशव चंद्र सेन नहीं जुड़े हैं, द्वारकानाथ टैगोर जुड़े हैं, हरिहर नंदा तीर्थ स्वामी जुड़े हुए हैं और नंदकिशोर बोस जुड़े हुए हैं। तो राजा राममोहन राय ने हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार प्रसार हेतु 1815 में कलकत्ता में आपनी सभा का गठन किया। आपनी सभा से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, नंदकिशोर बोस, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, शिव प्रसाद मिश्रा, वृंदावन मिश्रा आदि प्रमुख थे। उल्लेखनीय है कि आपनी सभा को 1823 में विघटित कर दिया गया था, जबकि केशव चंद्र सेन का जन्म ही 1834 में हुआ था। उनके संगठन से जुड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। नेक्स्ट है ज्योतिबा फूले के द्वारा प्रसारित विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उनके शब्द और कार्यकलाप सार्वभौमिक मानवतावाद के रूप को प्रस्तुत करते हैं, या फिर फूले ने समानता और तर्कसंगतता पर निर्मित एक नए सामाजिक ढांचे के लिए कार्य किया, या फिर फूले ने अपने आप को न केवल ब्राह्मणवादी संस्कृति प्रणाली से बाहर रखा बल्कि हिंदू समाज के भी बाहर रखा, या फिर फूले ने उन सभी हिंदू धर्म ग्रंथों को अस्वीकार किया जो ब्राह्मण वर्ग के आधिपत्य को वैधता प्रदान करते थे। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी कि ज्योतिबा गोविंदराव फूले एक भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी और दलितों के लिए कार्य किया। उनके कार्यकलाप और शब्द सार्वभौमिक मानवतावाद के रूप को प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण और हिंदू समाज से बाहर नहीं रखा था, वो धार्मिक थे। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना। तो यहाँ पे समाज सुधारक और आपके उनकी संस्था जो है वो मैच होगी। तो पंडिता रमाबाई जो है वो शारदा सदन से संबंधित है। महर्षि डी.के. कर्वे जो है वो अनाथ बालिका आश्रम से संबंधित है। जी.के. देवधर और श्रीमती रमाबाई रानाडे जो है वो सेवा सदन से संबंधित है। और वीरेशलिंगम पुत्तुलु जो है वो राजमहेंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन से संबंधित है। ठीक है, तो पंडित रमाबाई की संस्था का नाम शारदा सदन था, जिसमें महिलाओं और बच्चियों के कल्याण के लिए स्थापित की गई थी। महर्षि डी.के. कर्वे अनाथ बालिका आश्रम से संबंधित है। सेवा सदन जी.के. देवधर और श्रीमती रमाबाई रानाडे द्वारा स्थापित किया गया था। ये पूर्ण स्थापित संस्था थी और ये महिला के जीवन सुधार पर निर्धारित था। वीरेशलिंगम पुत्तुलु राजमहेंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ये धर्म और समाज सुधार से जुड़ी एक संस्था थी। नेक्स्ट है कथन कहता है कि पुनर्जागरण काल के मानवतावादियों का मानना था कि क्लासिकी पूरा सामग्री में साहित्यिक, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक श्रेष्ठता का भंडार है। कारण कहता है कि पुनर्जागरण के समय धर्म ग्रंथों के देशी भाषाओं में अनुवाद के समाज में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था लाहौर में। तो राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में स्थापित किया। विष्णु दिगंबर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा थी, जिन्होंने अपनी भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने तमाम धुनों की स्वरलिपियों को संग्रहित किया था। नेक्स्ट है अभिकथन कहता है कि भारत ने सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के प्रवेश में वृद्धि करने के बाद अपने राजनीतिक रूढ़िवाद के एक बड़े हिस्से को उखाड़ फेंका। तर्क कहता है यदि शक्ति का अर्थ पाशविक शक्ति है तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं वास्तव में कम पाशविक हैं। यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शक्ति है तो महिलाएं अमानवीय रूप से पुरुषों से श्रेष्ठतर हैं। तो ये ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। रूढ़िवाद सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत व्यवत एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता के स्थान पर केवल आस्था और प्रागनुभाव के आधार पर करती है। भारत ने सार्वजनिक मामलों में महिलाओं को प्रवेश दिलाकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया।
महिला सशक्तिकरण का अर्थ है मानवता का सशक्तिकरण। ये काम तब तक संभव नहीं है जब तक हम अपने समाज को स्त्री विरोधी सभी रूढ़िवादी विचारों से मुक्त करके स्त्री पुरुष समानता के आधार पर एक स्व समाज का निर्माण नहीं करते। नेक्स्ट है, जब एक शोध प्रपत्र पढ़ा जा रहा था तो निम्नलिखित में से किस कॉलेज में उसके प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल D.L. रिचर्डसन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज के छात्र प्रेसिडेंट के बीच टकराव हुआ था? तो ये हुआ था हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब एक शोध प्रपत्र पढ़ा जा रहा था तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य D.L. रिचर्डसन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज के छात्र प्रेसिडेंट के बीच टकराव हुआ। नेक्स्ट है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थान से संबद्ध थे जिसने महिलाओं की शिक्षा के मसले का समर्थन किया? ये था बेंथ्यून कॉलेज कलकत्ता। ठीक है, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बचपन का नाम ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय था। वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक है। विद्यासागर नारी शिक्षा के समर्थक थे और उनके प्रयासों से ही कलकत्ता में एवं अन्य स्थानों पर बहुत अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। इन्हें सुधारक के रूप में राजा राममोहन राय का उत्तराधिकारी माना जाता है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किया और 1856 में आवश्यक अधिनियम पारित कराया था। नेक्स्ट है, सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कलकत्ता में 1825 में। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कलकत्ता में 1825 में हुई और ये संस्था हिंदू कॉलेज के प्रसिद्ध प्राच्यविद और H.H. विल्सन के निर्देशन में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कहता है कि विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत के धर्म के विरुद्ध है और कारण कहता है कि सभी बुराइयां मतभेदों पर विश्वास करने से आती हैं, सभी अच्छाइयां समानता पर आस्था से निहित एकत्व और एकरूपता की समझ में आती हैं। तो यहाँ पर आपका A और R दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या है। तो विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत के धर्म के विरुद्ध है और उनके अनुसार सभी अच्छाई समानता पर आस्था से निहित एकत्व और एकरूपता की समझ से आती है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उनके द्वारा स्थापित किए गए रामकृष्ण मिशन ही लोक सेवा तथा समाज सुधार के केंद्र बन गए और वे इस समय देश के सभी क्षेत्रों में बहुत से धर्मार्थ औषधालय अस्पताल विद्यालय इत्यादि चल रहे हैं। विवेकानंद जी ने वेदांत का उपदेश दिया जिसके अनुसार सभी में परमात्मा का वास है, अतः उन्होंने जाति व्यवस्था को वेदांत का विरुद्ध माना है। नेक्स्ट है, आर्य समाजी नेता श्री हरविलास शारदा का संबंध भारत के किस भाग से था? तो ये था राजस्थान से। आर्य समाजी नेता श्री हरविलास शारदा का संबंध राजस्थान से था। हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक कानून 28 सितंबर 1929 में पास हुआ जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 18 वर्ष की कम उम्र में लड़के और 14 वर्ष की कम उम्र की लड़की का विवाह अवैध घोषित किया था। नेक्स्ट है, स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कब की थी? तो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना इन्होंने 1902 में की थी। पंजाब प्रांत के स्वामी श्रद्धानंद 1856 से 1926 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना 1902 में की गई। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। स्वामी श्रद्धानंद पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में हंसराज और लाला लाजपत राय थे और इन लोगों ने 1889 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय की जीवनी का लेखक कौन था? तो राजा राममोहन राय की जीवनी का लेखक है मेरी कारपेंटर। ठीक है, किसके प्रयत्न स्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना? तो ये बना है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयत्न स्वरूप। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयत्न स्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। 1854 के डलहौजी के समय प्रारूप तैयार हुआ था और 26 जुलाई 1856 को कैनिंग के समय पर यह पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1891 में बाल विवाह का निषेधक अधिनियम किसके प्रयास से पारित हुआ था? तो ये हुआ था केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालाबारी के द्वारा। 1891 में बाल विवाह का निषेधक अधिनियम केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालाबारी के प्रयास से पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के श्रीनारायण धर्म परिपालन योगम का कार्य क्षेत्र क्या था? तो ये कार्य क्षेत्र था दलित और किसानों के उत्थानार्थ। ठीक है, केरल के श्रीनारायण धर्म परिपालन योगम का कार्य क्षेत्र दलित और किसानों के उत्थानार्थ था। इस संस्था की स्थापना श्री नारायण गुरु डॉक्टर पल्पू और कुमारन आसन के द्वारा 1902-3 में केरल में की गई थी। ज्ञात है कि संस्था के नेता टी.के. माधवन ने 1920 में मंदिर प्रवेश आंदोलन दलितों के लिए चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा के सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना करी? तो ये पंडित रमाबाई ने की थी। पंडित रमाबाई ने 1889 में मुंबई में शारदा सदन की स्थापना करी और 1882 में आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष में शारदा अधिनियम बना? तो शारदा अधिनियम 1929 में बना था। 1929 में अजमेर निवासी और प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के
प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना और उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम भी कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद समाज जो केशव सेन की पहल पर 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ, उसी को दोबारा 1871 में दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के नाम से किसने चलाया है? तो ये चलाया था के श्रीधरलू नायडू ने। ठीक है, तो वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास के श्रीधरलू नायडू ने की। इसकी प्रेरणा उन्हें केशव चंद्र सेन से मिली थी। नायडू ने कलकत्ता की यात्रा की, वहां ब्रह्म आंदोलन का अध्ययन किया और मद्रास लौटकर 1871 में वेद समाज को दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के नाम से चलाया था। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को हमें मिलाना है। चलो मिला लेते हैं। चलो मिलाते हैं। तो बहराम जी एम मालाबारी पारसी समाज सुधारक से मिलेंगे, डांडो केशवकार नारी मुक्ति से, कंडकूरी वीरे शालिंगम विधवा पुनर्विवाह अभियान से और गुजादा अप्पाराव कन्या शुल्कम से। ठीक है, ठीक। चलो अब यहाँ भी संगठन और संस्थान को मिलाना है, तो चलो मिला लेते हैं संगठन और संस्थान। तो रहनुमाई मजदियान सभा जो है वो बम्बई में स्थापित थी। दारुल उलूम जो है वो देवबंद पे स्थापित थी। नदवा उल उलेमा जो है वो आपका लखनऊ में था और मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो था वो अलीगढ़ में था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 20 नवंबर 1916 को उनकी संयुक्त घोषणा, जो बाद में गैर ब्राह्मणों के घोषणा पत्र के नाम से जानी जाने लगी, के द्वारा सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी। ये दक्षिण भारत में आरक्षण के लिए उठाने वाली आरक्षण के लिए मांग की गई। ये दक्षिण भारत में आरक्षण के लिए उठाने वाली पहली सामूहिक मांग थी। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें सही उत्तर है आपका बी, डॉक्टर एम नायर और त्यागराज चट्टिक। ठीक है, तो 20 नवंबर 1916 में डॉक्टर एम नायर और श्रीपी त्यागराज ने पहली बार गैर ब्राह्मण संस्था का गठन किया, जिसे दक्षिणी भारतीय उदारवादी संघ नाम दिया गया और इसी संस्था के द्वारा गैर ब्राह्मणों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की गई थी। ये दक्षिण भारत में आरक्षण के लिए उठाई जाने वाली पहली मांग थी और उदारवादी संघ ही बाद में जस्टिस पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामास्वामी नायकर पेरियार इस जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे और इन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान चलाया। इस आंदोलन के अंतर्गत जस्टिस नामक समाचार पत्र भी निकाला गया था। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसकी अभिवृद्धि के लिए की गई थी? तो ये की गई थी भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन के लिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में की थी और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय भाषाओं और शास्त्रों का अध्ययन करना है। एशियाटिक रिसर्चर्स नामक पत्रिका में भारत के अतीत शिक्षा को प्रकाश में लाने का वास्तविक प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रकृति की विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये आपका सही है ब्रिटिश समर्थक और उसके बाद कांग्रेस विरोधी। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ सैयद अहमद ने अलीगढ़ आंदोलन के रूप में शुरू किया था। इन्होंने अपने जीवन के 2 मुख्य उद्देश्य बनाए। प्रथम अंग्रेजी सरकार और मुसलमानों के संबंधों को ठीक करना और द्वितीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया और इसके विरोध में 1888 में बनारस के राजा श्री प्रसाद के सहयोग से यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है व्यक्ति और घटनाओं को मिलाइए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी आधार प्रदान करना है। मालाबारी जो है वो 1891 में एज ऑफ कंसेप्ट बिल से संबंधित हैं। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो शिकागो में 1893 की धर्मों की संसद में इन्होंने भाग लिया और राणा डे की बात करें तो 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना को इन्होंने प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है हमको। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज जो है वो आपका मिलेगा डेविड हेयर से। MAO कॉलेज मिलेगा आपका सर सैयद अहमद खान से, ये, और संस्कृत कॉलेज आपका मिलेगा जोनाथन डंगन से। बेंथ्यू कॉलेज मिलेगा आपका ज्योतिबा फूले से। ठीक है, नहीं यहाँ पर गड़बड़ है कुछ, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। हिंदू कॉलेज है डेविड हेयर का, MAO कॉलेज है सर सैयद अहमद खान का, संस्कृत कॉलेज है जोनाथन डंगन का और बेंथ्यून कॉलेज है जॉन इलियट डिक्वाटर बेंथ्यून का। ज्योतिबा फूले का नहीं है। ज्योतिबा फूले ने 1851 में पुणे में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अब यहाँ पे भी घटना और व्यक्ति है, देख लेते हैं। तो हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट जो है वो डलहौजी के समय पे व्यक्ति हैं। दास्ता की समाप्ति की बात करें तो एलन बरो आ जाएंगे। प्रार्थना समाज की बात करें तो डॉक्टर आत्माराम आ जाएंगे और सत्यशोधक समाज की बात करें तो ज्योतिबा फूले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट
तो आत्माराम पांडुरंग महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। इन्होंने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में डलहौजी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। 1843 में एक्ट 5 के द्वारा दास्ता की समाप्ति एलन बरो ने की थी। नेक्स्ट है एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो एका आंदोलन का प्रारंभ हरदोई, बाराबंकी आदि के किसानों ने किया था। एका आंदोलन अवध के किसानों और छोटे जमींदारों के द्वारा चलाया गया, जिसका नेतृत्व मदारी पासी और सहरेब ने किया था। ये आंदोलन 1921-22 में उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर में प्रभावी रहा। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में किया गया। इसमें संबंधित बाबा रामचंद थे, जिन्होंने किसान आंदोलन की कमान संभाली और इसके बाद अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद के प्रयास से हुआ था। मौलाना अबुल बारी का संबंध। तो मौलाना अबुल बारी का संबंध है फिरंगी महल से। मौलाना अबुल बारी पहले देवबंद आंदोलन से संबंधित थे, लेकिन बाद में वे फिरंगी महल से जुड़ गए। नेक्स्ट है समाज सुधारकों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणी थी। तो ये था डी.के. कर्वे और रमाबाई। प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने हिंदू विधवाओं के उद्धार के लिए विशेष प्रयत्न किए। उन्होंने पूना में 1819 में एक विधवा आश्रम स्थापित किया, जिसमें उच्च वर्ग की विधवाओं को अध्यापिका, डॉक्टर और नर्सें बनाकर उनके जीवन में एक नया उत्साह भरने का प्रयत्न किया। अंत में उन्होंने 1906 में बम्बई में भारतीय स्त्री विश्वविद्यालय स्थापित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों और सुधारकों में से कौन रूढ़िवादिता का समर्थक नहीं था। तो ये है वकार उल मुल्क। तो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। वे मुस्लिम सुधारों में आधुनिकता के समर्थक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका शुरू की थी। तो ये की थी सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खान 1865 में अंग्रेजी ग्रंथों को उर्दू भाषा में अनुवादित करने के लिए विज्ञान समाज की स्थापना करी और मुसलमानों को अपने विचारों से परिचित करवाने हेतु 1871 से 1897 के मध्य तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस संगठन की पहचान कीजिए जिसने सामाजिक आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित किया जिनमें महिला उत्थान पर ध्यान नहीं दिया गया था। तो ये है देव समाज। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1892 में मद्रास में वीर सलिंगम पंतुलु द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य विधवाओं की दुर्दशा समाप्त करने और देवदासी प्रथा का विरोध करना था। महिलाओं की आर्थिक उन्नति हेतु 1909 में पुणे में जी.के. देवधर और रमाबाई के द्वारा पूना सेवा सदन की स्थापना की गई। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन के द्वारा महिला सुधार हेतु स्थापित किया गया था, जबकि देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। इसका दृष्टिकोण धार्मिक था और संगठन ने अपने अनुयायियों को सामाजिक आचार संहिता और नीति शास्त्र अपनाने पर जोर दिया। इस संगठन के द्वारा महिला उत्थान की बात नहीं की गई थी। किस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवादी सिद्धांतों में आस्था व्यक्त की और उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की थी। तो ये की थी विलियम एडम ने। विलियम एडम बैप्टिस्ट मिशनरी था जिसने राजा राम मोहन के साथ मिलकर कलकत्ता में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना करी। कलकत्ता यूनिटेरियन मिशन 1821 में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं था। तो ये है मोंतला बर्ट। विलियम कैट, जेशुआ मार्शमैन और विलियम बार्ट बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित थे। बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय की स्थापना 1800 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में विलियम वार्ड और जेशुआ मार्शमैन प्रमुख हैं। इनके द्वारा स्थापित प्रेस के द्वारा 1800 में 1832 के मध्य लगभग 2,12,000 पुस्तकें प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे। तो ये है गाय के प्रति पूज्य भाव। स्वामी दयानंद सरस्वती मूलशंकर ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करी और इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, तंत्र मंत्र और झूठे कर्मकांडों के विरोधी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों में गाय के प्रति पूज्य भाव पर बल दिया गया और इन्होंने गोरक्षणी सभा का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट नहीं थी। तो ये है जॉर्ज ग्रांट। एन.टी. कोलब्रुक, विलियम कैरी और जेम्स प्रिंसेप तीनों लोग प्राच्यविद हैं, जबकि चार्ल्स ग्रांट पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में शामिल थे। नेक्स्ट एक है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पे परमहंस मंडली जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। कायस्थ सभा जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सरीन सभा की बात करें तो महाराष्ट्र से संबंधित है। श्री नारायण धर्म परिपालन सभा की बात करें तो केरल से। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो ये हुआ था
मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी के द्वारा। मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उनके प्रयासों से मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ और इस आंदोलन में उन्होंने स्थानीय लोगों का भी सहयोग प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना स्वामी शिवदयाल सिंह ने की। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसी राम, जिन्हें शिवदयाल साहेब के नाम से जाना जाता है, ने की। इनका उद्देश्य एक ईश्वर में विश्वास, धार्मिक एकता, समाजी जीवन में सरलता और समाज सेवा पर जोर देना था। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में। दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। अल्पायु में ही मूर्ति पूजा में उनका विश्वास न रहा। 1861 में उन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया और वहीं पर वेदों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने गुरु से पृथक होकर हिंदू धर्म, सभ्यता और भाषा के आधार का कार्य शुरू किया और सर्वप्रथम बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1888 में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने करी? तो ये टी माधव राव ने करी। टी माधव राव ने 1888 में प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है जीव शिव इस सिद्धांत का प्रश्न किसने किया था? तो ये किया था रामकृष्ण परमहंस ने। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो कि 1834 से 1886 तक रहे, दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीके से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूर्ण निष्ठा रखने वाले रामकृष्ण सभी धर्मों को सत्य मानते थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास करने के साथ साथ उसे शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन मानते थे। उन्होंने सिद्धांत का प्रश्न किया कि जीव शिव है। नेक्स्ट है जाति मीमांसा के लेखक है। तो जाति मीमांसा के लेखक है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु केरल के एजवा एक अस्पृश्य जाति से संबंधित थे। श्री नारायण गुरु ने अपने से नीची जातियों के प्रति अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने विवाह संस्कार, धार्मिक पूजा और अंत्येष्टि आदि के कर्मकांडों को सरल बनाया। श्री नारायण गुरु को अस्पृश्य जातियों को पिछड़े हुए जातियों में परिवर्तन करने में विशेष सफलता मिली और उन्हें जाति मीमांसा का लेखक माना जाता है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई? तो ये हुई थी श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से एनी बेसेंट के कारण प्राप्त हुई। उन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहाँ हिंदू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक विषय पढ़ाए जाते थे। आगे चलकर 1916 में यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। एनी बेसेंट के द्वारा ही 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस सामूहिक साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ? तो भारत के युवकों की शिक्षा पे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में हुई और उसकी स्थापना एक रूसी महिला हेलेना पेट्रोवना ब्लावस्की ने 1831 से 91 में की और एक अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल स्टीव वॉलकॉट जो कि 1831 से 97 तक रह ने की थी। इस सोसाइटी के अनुयायी हिंदू धर्म जो एक राष्ट्रीय धर्म था और बौद्ध धर्म जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्जीवित कर उन्हें मजबूत बनाने की वकालत थी। वे पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे और सांख्य और उपनिषदों के दर्शन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। वे विश्व बंधुत्व की भावना का समर्थन करते थे। भारत के युवकों की शिक्षा के कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय जनता से किसने कहा कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पे गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। कथन है विवेकानंद का। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध है। तो लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध है गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख हैं जो लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। महादेव गोविंद राणा को महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी और गुलामगिरी के नामक पुस्तक लिखी थी। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना। दयानंद सरस्वती का है आर्य समाज। राजा राम मोहन राय का है ब्रह्म समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर का है नहीं, राजा राम मोहन राय तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर का ब्रह्म समाज और खान अब्दुल गफ्फार का है खुदाई खिदमतगार। नहीं, तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के, खान अब्दुल गफ्फार खान है खुदाई खिदमतगार, राम मोहन राय है ब्रह्म समाज के, देवेंद्रनाथ टैगोर है तत्वबोधिनी सभा के। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ये हैं राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में राधानगर नामक एक गाँव में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 17 वर्ष की उम्र में वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी और उनकी मृत्यु ब्रिटेन में हुई है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर है थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट के द्वारा नहीं की गई थी। ये की गई थी मैडम एच पी ब्लावस्की और जर्मन रूसी रक्त महिला ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव रखी और अमेरिका में रखी थी 1875 में। ब्रह्म समाज रामकृष्ण परमहंस नहीं सही है।
तदंतर अच्छा इसमें पूछा गया सही सुमेलित है। तो ब्रह्म समाज के तो राजा राम मोहन राय हैं, आर्य समाज के स्वामी स्वानंद सरस्वती है, रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद है, ये सारे गलत है। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट की 1875 में मैडम एच.पी. ब्लैक्सली एक जर्मन रूसी रक्त महिला ने थियोसोफिकल सोसाइटी की नींव अमेरिका में रखी। तदंतर कर्नल अलकॉट भी उनसे जा मिले। 1882 में उन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास नगर के समीप अड्यार में स्थापित किया। 1907 में कर्नल अलकॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षा बनी थी। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो ये राजा राममोहन राय को कहा जाता है। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, नवीन युग प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रीयता का देवदूत आदि विभिन्न उपाधियां दी गई। राजा राममोहन राय निसंदेह आधुनिक भारत के निर्माता थे। 19वीं सदी का कोई भी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन ऐसा नहीं था जिसके आरंभ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सहयोग न दिया हो। उनकी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुई थी। नेक्स्ट है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया है, तो ये किया है इनमें से सभी, यानी विधवा विवाह का भी, बाल विवाह का विरोध भी किया और स्त्री शिक्षा का भी इन्होंने समर्थन किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर मूलतः शिक्षा शास्त्री और अध्यापक थे और कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पद पर कार्यरत थे। इन्होंने विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और बाल विवाह का विरोध का समर्थन किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1820 से 91 तक रहे। इन्हें प्रसिद्ध विद्वान और बंगाल के एक अन्य समाज सुधारक थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। 1897 में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया और रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बारामठ, बेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त की थी शैक्षिक सुधार में। आर्य समाज ने शैक्षिक सुधार के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की। समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। जो झूठे धार्मिक आडंबर और सामाजिक कुरीतियों जो हिंदू समाज में आ गई थी वो उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? तो ये मुस्लिम सुधार आंदोलन से है। देवबंद सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध मुस्लिम सुधार आंदोलन से है। उलेमा मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने 1867 में कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं के साथ विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम और देवबंद आंदोलन शुरू किया और नए नेताओं को धार्मिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से देवबंद ने एक विद्यालय भी स्थापित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? पंडित गुरुदम। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में स्थापित आर्य समाज से पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी संबंधित थे और कालांतर में आर्य समाज के प्रमुख नेता बन गए। 46 वर्ष की अल्पायु में ही इनका देहांत हो गया। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। यही नहीं, उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की थी। तत्वबोधिनी सभा का प्रमुख कार्य ब्रह्मधर्म का पाठ पढ़ाना और उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शामिल था। 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 1856 के प्रख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय में 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ। इसमें महत्वपूर्ण योगदान ईश्वरचंद्र विद्यासागर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो ये की गई थी 12 वर्ष। 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस एक्ट का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया और इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने दी थी? ये दी थी केशव चंद्र सेन ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा का श्रेय केशव चंद्र सेन को जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। उसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट है विवेकानंद थियोसोफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। निम्न में से कौन सा विचार थियोसोफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है? उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया था। तो विवेकानंद थियोसोफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त समानता दिए गए चारों विकल्पों में विकल्प डी है। उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। ये विचार विवेकानंद और थियोसोफिकल सोसाइटी दोनों से ही संबंधित है। अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय नेता थे तो ज्योतिबा फूले। अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय नेता ज्योतिबा फूले थे। याद है कि निम्न जातीय आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई। फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी और 1872 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी, जिसके माध्यम से निम्न जातियों को जागरूक किया गया।
मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का आह्वान किया था। तो ये किया था श्री नारायण गुरु ने। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का आह्वान श्री नारायण गुरु ने किया। अनंतर में इनके एक शिष्य थे और इस वाक्य को इस तरह सुधार, मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं और कोई ईश्वर नहीं। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह के प्रतीक के सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया है। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर विद्वान ही नहीं अपितु बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, जिन्होंने 1855 में 994 लोगों का हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पास भेजा, जिसमें यह आग्रह किया गया था कि सरकार विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाए। और उनके इस प्रयास से 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के द्वारा पारित किया गया, जिसमें विधवा पुनर्विवाह को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया है? तो सिर्फ हिंदू राज्यों पर। डलहौजी की विलय की नीति ने सभी देशी राजाओं को व्याकुल कर दिया। हिंदू राजाओं से दत्तक पुत्र लेने का अधिकार छीन लिया था। उत्तराधिकार का अधिकार उनको नहीं रहा जिनकी धमनियों में वंश के प्रवर्तक का रक्त नहीं बह रहा होता था। आश्रित राज्य और रक्षित सहायकों का भेद बहुत सूक्ष्म था। केवल बाल की खाल उतारने की बात थी। विवादास्पद मामलों में कंपनी का निर्णय बाध्य होता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का निर्णय अंतिम था। बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? तो ये पड़ा था विलियम डेरोजियो का। यंग बंगाल आंदोलन के जनक हेनरी विवियन डेरोजियो का सबसे अधिक प्रभाव बंगाल की प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा के प्राप्त नवयुवकों पर पड़ा था। नेक्स्ट, किसने कहा कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो ये कहा है सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। नेक्स्ट है, किसने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया? तो ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने का काम किया है देवेंद्रनाथ टैगोर ने। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने की थी। किसका असली नाम मूलशंकर था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूलशंकर था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। 1824 में गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ और 1875 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? तो ये थे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय वस्तुतः प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी थे। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता तथा युगदूत भी कहा गया है। नेक्स्ट है, 1843 में इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किसे अवैध घोषित कर दिया गया था? तो गुलामी प्रथा को। भारत के गवर्नर जनरल एलन बरो ने 1843 में इंडिया एक्ट के नियम 5 के द्वारा गुलामी प्रथा और दास्ता को अवैध घोषित कर दिया था। निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया? तो ये किया था बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर ने। अंग्रेज धर्म प्रचारक और ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर कलकत्ता में अपने केंद्र की स्थापना करी और इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। श्रीरामपुर तिकड़ी विलियम कैरी मार्शमैन और विलियम वॉर्ड द्वारा 1818 में स्थापित कॉलेज वर्तमान में भी श्रीरामपुर कॉलेज के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से किसके द्वारा प्रार्थना समाज को प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ब्रह्म विचारधारा महाराष्ट्र में भी फैली और 1894 में एक परमहंस सभा प्रारंभ हुई। 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी और प्रार्थना समाज के अन्य प्रमुख ने गोविंद रानाडे और एनजी चंद्रावकर आदि थे। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? अकबर शाह द्वितीय के द्वारा। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर शाह द्वितीय ने दी। उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड के सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इस आशय से भेजा गया कि वे सम्राट के सामने मुगल बादशाह को दी जाने वाली अपर्याप्त पेंशन के विषय में बादशाह का पक्ष रख सके। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1897 में। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के समीप वारानगर में की थी और 1899 में अपने प्राचीन मठ को वेल्लोर में स्थापित किया। 1899 में वे अमेरिका गए और उन्होंने संपूर्ण यूरोप का भ्रमण किया तथा विभिन्न स्थानों पर वेदांत सभाओं की स्थापना करी। 1902 में वे भारत आ गए थे। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पर है थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकॉट के द्वारा है। सत्यशोधक समाज की बात करें तो ये है ज्योतिबा फूले के द्वारा और तो डी का हो गया 1 और सी का हो गया 3। डी का 1 सी का 3 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर का है। भारतीय ब्रह्म समाज है केशव चंद्र सेन का। ठीक,
वहाबी संप्रदाय का उद्भव उद्भव हुआ था, तो वहाबी संप्रदाय का उद्भव हुआ था अरब में। अरब में उत्पन्न वहाबी संप्रदाय इस्लाम की एक कट्टर शाखा है। मौलवी अब्दुल बहाव के द्वारा चलाया गया ये आंदोलन कुरान को मानता है एवं कुरान और हदीस की विरोधात्मक व्याख्याओं की परिस्थिति में अनंत चेतना से निर्णय पर जोर दिया। साथ ही इस्लाम के चारों न्यायशास्त्र में सामंजस्य बनाने पर बल दिया और भारत में सैयद अहमद बरेलवी ने वहाबी आंदोलन को लोकप्रिय बनाते हुए राजनीतिक रूप दिया था। भारत में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी कलकत्ता में। बाद में प्रथम एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल यानी कि कलकत्ता में 1784 में हुई। विलियम जोन्स ने इस संस्था को स्थापित किया था और बाद में इस संस्था में विभिन्न ग्रंथों का अनुवाद किया गया। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से हुई थी, तो ये हुई थी D.K. कर्वे के द्वारा। D.K. कर्वे के प्रयास में 1906 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इन्होंने 1896 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज प्रारंभ किया गया, तो प्रार्थना समाज प्रारंभ किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो ब्रह्म विचारधारा महाराष्ट्र में फैली और 1849 में परमहंस सभा शुरू की गई। 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में एक प्रार्थना समाज स्थापित किया गया था और इसके संस्थापकों में मुख्य रूप से आत्माराम पांडुरंग थे। इसमें समाज सुधार के 4 उद्देश्य जो निम्न है। पहला है जाति पाति का विरोध करना, दूसरा था पुरुषों और स्त्रियों की विवाह की आयु को बढ़ाना, तीसरा था विधवा पुनर्विवाह और चौथा था स्त्री शिक्षा। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन को किसने पवित्र युद्ध कहा है, तो ये कहा है सर सैयद अहमद बरेलवी ने। सर सैयद अहमद बरेलवी ने वहाबी आंदोलन को पवित्र शुद्ध कहकर संबोधित किया था। वहाबी आंदोलन मुस्लिम धर्म में शुद्धता का प्रयास करते रहे। अंतोगत्वा ये आंदोलन धर्मनिष्ठा की ओर बढ़ गया और अंग्रेजों ने दबाया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज मुसलमानों को शंका की दृष्टि से देखते थे और उनका मानना था कि 1857 के विद्रोह में उनकी सक्रिय भागीदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिरोजियोंज कौन थे। डिरोजियोंज जो थे वो अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक थे। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेरी विनियन डिराजियो के द्वारा की गई थी। 1809 में जन्मे डिरोजियोज 1896 से 1831 तक कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया। एंग्लो इंडियन डिरोजियो को प्रथम राष्ट्रवादी कवि का जाना जाता है। अत्यधिक उन्नति और समाज सुधार के लिए डिरोजियोज ने सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की थी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल। तो कल हम 201 नंबर से क्वेश्चन करेंगे और इसमें 70 क्वेश्चन है, तो 270 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कल करते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और आज थोड़ा सा मैंने फास्ट कराया, थोड़ा अलग तरीके से कराया है, उसका कुछ रीज़न है। तो कभी कभी ना हो जाता है ये चीज़ें और इस समय आप समझ रहे हो होली आने वाली है तो काम बहुत ज़्यादा है, तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन पढ़ाई भी करनी ही है। तो आज की क्लास ऐसे ही चल पाएगी, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।